नमस्कार। आज हम कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन के लिए हमने पहले अध्याय का अध्ययन किया था। उसमें हमने पहला अध्याय हमारा था शीत युद्ध का दौर। इसके अंदर हमने शीत युद्ध प्रारंभ की जो स्थिति बनी उसके बारे में अध्ययन किया और क्यूबा का जो मिसाइल संकट है उस क्यूबा के मिसाइल संकट के बारे में अध्ययन किया था। वो क्या था, तो कुछ उसके स्मरणीय बिंदु हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक चला और तुरंत ही दूसरे विश्व युद्ध के लिए सभी विश्व के राष्ट्रों को सामना करना पड़ा। 1939 से लेकर 45 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध भी जारी रहा। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कह रहे हैं कि दो गुट बने थे, ध्यान में आए थे विश्व युद्ध के समय में। जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उस समय की बात है ये। तो उस समय दो गुट बने थे, मित्र राष्ट्र के रूप में और ध्रुवी राष्ट्र के रूप में। मित्र राष्ट्र के रूप में फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ, रूस, अमेरिका ये देश थे और ध्रुवी राष्ट्र के रूप में जर्मनी, जापान और इटली ये देश हुए। लेकिन जो ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और उसके बाद में दो महाशक्तियों का उदय हुआ, जिसमें से पहली महाशक्ति वो पूंजीवादी तथा उदारवादी विचारधारा को लेकर उसके समर्थक के रूप में थी और ये संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा जो महाशक्ति थी दूसरी, वो समाजवादी और साम्यवादी का समर्थक रही और उसको जाना जाता है सोवियत संघ रूस के नाम से। ये दोनों राष्ट्र मित्र राष्ट्र होते हुए भी, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र होते हुए भी, जब बाद में दो महाशक्तियों के रूप में उभर कर सामने आए तो इनके बीच में जो विवाद था और इनके बीच का जो विवाद जो सामने आया वो क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। और उसमें हमने अध्ययन किया था कि क्यूबा जो देश है वह एक छोटा सा देश है और वह अमेरिका से लगा हुआ है। हम जब मानचित्र में देखते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका के ठीक नीचे एक छोटा सा देश है, द्वीप है, ये चारों ओर पानी से घिरा हुआ है और ये अमेरिका से लगा हुआ है। लेकिन उसकी मित्रता सोवियत संघ रूस से थी। सोवियत संघ रूस कूटनीतिक और वित्तीय सहायता प्रदान करता था क्यूबा को, क्योंकि अमेरिका भी अपने आप में शक्तिशाली महाशक्ति के रूप में है और सोवियत संघ रूस भी महाशक्ति के रूप में है। ऐसे में दोनों ही विचारधाराएं जो अपनी चल रही थी वो विश्व में अपनी विचारधाराओं को कायम करने के लिए, स्थापित करने के लिए, वो प्रभाव स्थापित करने के लिए प्रयत्न कर रही थी। ऐसे में कोई भी नहीं चाहता था कि भाई हमारी विचारधाराओं का हनन हो या समाप्त हो। इसलिए ये जो क्यूबा देश है वो अमेरिका से लगा हुआ था, लेकिन कूटनीतिक और वित्तीय सहायता किससे प्राप्त करता था? सोवियत संघ रूस से प्राप्त करता था। सोवियत संघ रूस द्वारा क्यूबा के अंदर मिसाइलें दागी गई, मिसाइलें स्थापित की गई। वह जो मिसाइलें स्थापित की गई थी वह इस अमेरिका को अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए, दिखाने के लिए थी। और अमेरिका को पहली बार ऐसा लगने लगा कि हमारे बिल्कुल नज़दीक में इस प्रकार की मिसाइलें स्थापित कर दी गई है, तो कहीं न कहीं जो ये सोवियत संघ रूस हैं वो अपने स्थान से जो यदि किसी प्रकार का आक्रमण करता तो वह अमेरिका के इतने शहरों को नहीं छू पाता जितना कि अब क्यूबा के अंदर मिसाइलें स्थापित करने के बाद उससे दुगुने शहरों को वह अपने इस मिसाइल के दायरे में ले आया। कभी भी युद्ध स्थापित कर सकता है वो। ऐसे संकट को देखते हुए और अमेरिका को
ये जो मिसाइलें वहाँ पर स्थापित की गई थी वो लगभग 3 सप्ताह बाद पता चला। तब जब पता चला तो उनकी भी बेचैनी हो गई, उनको भी लगने लगा कि कहीं न कहीं ये इस प्रकार का युद्ध न हो जाए। और ये जो दिखाई दिया वो विश्व भर के सभी राष्ट्रों के लिए एक चिंता की लकीर हो गई। कहीं न कहीं ऐसा लगने लगा कि फिर से विश्व के राष्ट्रों को एक विश्व युद्ध का सामना न करना पड़ जाए। लेकिन अमेरिका द्वारा अपने युद्धपोतों को कहा गया कि रूस की तरफ जाने वाले जितने भी उनके समुद्री जहाज़ हैं उनको रोका जाए, ताकि उनके ऊपर रोकने से दबाव बनेगा और उनको कहा जाएगा कि क्यूबा के अंदर जो आपने मिसाइलें स्थापित की हैं वो हटाई जाए। इसके लिए ये प्रयत्न चला और कुछ समय बाद ये जो दबाव अमेरिका द्वारा जो बनाया गया वो सोवियत संघ रूस पर भी बना और वो मिसाइलें वहाँ से हटाई गई। ये जो मिसाइलें वहाँ स्थापित की गई और बाद में इस प्रकार से दबाव से हटाई गई, इस घटनाक्रम को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना गया। आपने पिछले वीडियो में भी उसके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अभी इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम फिर से आगे देखते हैं, अध्ययन करते हैं। हमने पढ़ा कि क्यूबा का जो मिसाइल संकट है वह संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस, ये दो महाशक्तियाँ हैं, उन दो महाशक्तियों के मध्य हुआ है। इन महाशक्तियों द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए और कुछ और लाभ प्राप्त करने के लिए उन्होंने समय समय पर अन्य राष्ट्रों के साथ भी संधियां की है, ताकि वह अपना प्रभाव क्षेत्र उन राष्ट्रों तक पहुंचा सके। ऐसे में ये आपके सामने कुछ मैंने नाम दिए हैं। इसका विस्तृत अध्ययन और हम आगे के भागों में करेंगे, एक बार आप इसको देख भी सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो दो महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हुआ, तो ये शीत युद्ध है क्या, शीत युद्ध क्या है और ये किन किन के बीच में लड़ा गया, और इसका जो साथ में ये जो बताया है इन राष्ट्रों के साथ उन्होंने संधियां क्यों की, ये दोनों ही महाशक्तियों ने इन छोटे राष्ट्रों के साथ में संधियां क्यों की, इसका भी अध्ययन हम आगे करेंगे। एक बार इसका और स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो शीत युद्ध की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही प्रारंभ हो गई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ वो 1945 के अंदर, जब मित्र राष्ट्र होते हुए भी अमेरिका द्वारा जापान के शहरों पर, हमने पढ़ा भी है, हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के शहर हैं उन पर वो अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। और उस पे परमाणु बम गिराने के बाद ये युद्ध समाप्ति की ओर हुआ। ये बम क्यों गिराए गए, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो ये महान शक्तियों के रूप में सोवियत संघ, रूस और अमेरिका जो आगे बढ़ रहे थे, अमेरिका ये चाहती थी कि सोवियत संघ का प्रभाव नहीं पहुँचे, सोवियत संघ का जो है एशिया के देशों पर उनका प्रभाव स्थापित नहीं हो, उनको राजनीतिक लाभ नहीं मिले। इस कारण से अमेरिका ने ये कदम उठाया और जापान के अंदर ये परमाणु बम गिराए गए। परमाणु बम गिराने के साथ ही जो मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच में ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, वहाँ वो समाप्ति की ओर बढ़ा। ये जो शीत युद्ध है, अब ये शीत युद्ध है क्या, तो ये शीत युद्ध परस्पर प्रतिस्पर्धा है। अपने विचारधाराओं को स्थापित करने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धात्मक रूप से अपने विचारों को बढ़ाना और अपने विचारों वाले राष्ट्रों को साथ में लेना और उनके साथ तर्कसंगत और व्यवहारिक
तालमेल बनाना, ये रहा है। अपने प्रभाव को स्थापित करना, और ये जो युद्ध रहा है वो विचारधाराओं का युद्ध रहा है। अपनी विचारधाराओं को स्थापित करने के लिए ये जो प्रयत्न किया गया और ये जो वैचारिक लड़ाई लड़ी गई, उसको शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। शीत युद्ध की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध से, और शीत युद्ध किसे कहा गया? विचारधाराओं की लड़ाई को। अब ये जो बात आती है कि ये जो शीत युद्ध है वो महान शक्तियों के बीच में हुआ, मित्र राष्ट्र थे, उसके बावजूद भी इन के बीच में हुआ, और ये प्रतिद्वंद्विता का एक गहन उदाहरण के रूप में देखा जाता है। यानी दोनों के बीच में प्रतिद्वंद्विता इतनी तेज थी कि अपने विचारधाराओं को स्थापित करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए, ऐसे आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। किसी युद्ध में परिवर्तित होने से बचा रहा है। यानी ये जो विचारधाराओं का जो युद्ध था, ये अपने आप में एक दूसरे को दोनों शक्तियां समझ चुकी थी कि ये कहीं ना कहीं यदि इसमें युद्ध का प्रकार बदला गया तो फिर वो तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा और ऐसे में भारी नुकसान पहुंचेगा। इसलिए वह दोनों ही महान शक्तियां होने के बावजूद भी उन्होंने अपना प्रतिद्वंद्विता का जो विचारधाराओं का जो युद्ध लड़ा, वो युद्ध शीत युद्ध कहलाया। और ये किसी भी अन्य युद्ध के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ। इस कारण से इस युद्ध का नाम भी लॉजिक ऑफ डिफरेंस कारण बना गया। यानी ये जो युद्ध था वह केवल और केवल विचारधाराओं को स्थापित करने के लिए था। इसलिए इस युद्ध ने किसी अन्य भयानक रूप धारण नहीं किया या कोई दूसरा रूप धारण नहीं किया। लेकिन जब ये इनके बीच में युद्ध जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई तो विश्व के अन्य राष्ट्रों की भी चिंता होने लगी कि कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की ओर हम नहीं बढ़ जाएं। लेकिन वो जो युद्ध किस प्रकार का रहा, दोनों महाशक्तियाँ ये समझ चुकी थी कि यदि दोनों के पास में जो सैन्य और परमाणु जो शक्तियाँ थी वो बराबर थी, इस कारण से इस प्रकार के संकट को वह लेना ही नहीं चाह रही थी। दोनों ही महाशक्तियाँ केवल और केवल विचारधाराओं से युद्ध लड़ना चाहती थी, क्योंकि उनको पता था कि कहीं न कहीं इस प्रकार की यदि युद्ध की स्थिति बनी तो हम समाप्ति की ओर हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने उस युद्ध को कोई और रूप नहीं दिया और केवल लॉजिक ऑफ डिफरेंस, विचारधाराओं की लड़ाई लड़ी गई और अपनी विचारधाराओं को स्थापित करने के लिए इन्होंने युद्ध किया गया। ये है शीत युद्ध। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। शीत युद्ध के जो दायरे हैं, यानी शीत युद्ध कब कब उसकी झलक देखी गई, उसके कुछ बिंदु हैं। 1948 के अंदर जो बर्लिन के अंदर जो नाकेबंदी हुई थी, वहाँ पर भी जो नाकेबंदी के पीछे जो विचारधाराओं की लड़ाई थी। कोरिया का जो संकट 1950 में हुआ, 1954 से लेकर 75 तक जो वियतनाम के अंदर अमेरिका का जो हस्तक्षेप दिखाई दिया, और उसके बाद 1956 में हंगरी के अंदर जो सोवियत संघ का जो हस्तक्षेप बढ़ा, और उसके बाद जो क्यूबा का जो मिसाइल संकट है। ये जो 5 बिंदु है, ये एक शीत युद्ध की जानकारी दिलाते हैं, शीत युद्ध का दायरा समझाते हैं। आगे हैं, हमने अभी पढ़ा था कि ये जो विचारधाराओं की लड़ाई थी, तो इसको लॉजिक ऑफ डिफरेंस के नाम से पहचाना गया। ये होता क्या है, तो इसमें मैंने बताया पहले जैसे कि दोनों पक्षों के पास मतलब दोनों महाशक्तियाँ थी, इसलिए दोनों ही महाशक्तियों के पास में हमले के खिलाफ जो प्रतिक्रिया देना, यानी हम एक दूसरे के ऊपर हमला कर देंगे, उनके पास दोनों के पास परमाणु शक्ति और सैन्य शक्तियाँ पर्याप्त थी। ऐसे में उनको थोड़ा ये भी संकट था कि कहीं न कहीं ऐसा युद्ध होने से हमारा अस्तित्व खतरे में आ भी सकता है। और दूसरा, हमला करने की जो प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया देने और जो विनाश होगा, वो विनाश करने की जो क्षमता है वो दोनों के पास में थी। अब कहने का मतलब हमला किसी भी ओर से करने की इतनी ताकत उनके अंदर थी और अगले को विनाश भी कर सकती थी। ऐसे में किसी न किसी एक का मिटना संभव था। यदि युद्ध की स्थिति बनती तो किसी न किसी एक को मिटना
संभव था, उनके साथ में अन्य कई राष्ट्रों को भी इसकी हानि, जन धन की हानि होती थी। इसलिए वो किसी भी युद्ध से बचना चाहते थे, इसलिए वे युद्ध शुरू करने की जो जोखिम है वह नहीं लेना चाह रहे थे, और केवल विचारधाराओं से वो अपनी प्रतिस्पर्धा स्थापित करना चाहते थे, अपने विचारधाराओं को स्थापित करना चाहते थे और अपने आप को विश्व में पहचान बनाना चाह रहे थे। इसलिए ये युद्ध लड़ा गया। आगे दोनों महाशक्तियों और उनके जो जितने भी सहयोगी छोटे छोटे राष्ट्र उनके साथ जुड़े थे, और उनको भी केवल तर्क संगत और जिम्मेदारी पूर्वक नेता होने के नाते और अपने सुझावों को बताने की और व्यवहार करने की जो अपेक्षा की गई थी कि भाई ये जो युद्ध है केवल विचारधाराओं का है, इसलिए हमें तर्क संगत बातें करनी है और साथ ही व्यवहारिक बातों पर ज़्यादा ध्यान देना। इस प्रकार से ये शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हुआ। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले वीडियो में हम इसके आगे अध्ययन करेंगे।